गुड इवनिंग एवरीवन। सो जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे उसका क्या नाम है आपका, जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड क्या है, जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है, सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन्स। ठीक है, देखो बेसिकली होता है क्या इसके अंदर, जैसे हमने कुछ डिजीज के अंदर देखा, जैसे वो डिजीज, जैसे हम जनरेशन वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये जनरेशन वन है। ठीक है, उसके बाद वो डिजीज मान लो जनरेशन टू में भी आ रही है, जनरेशन थ्री में भी आ रही है, जनरेशन फोर में भी आ रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कुछ बेसिकली इसमें क्या ऑब्जर्व किया। एक तो क्या हो रहा था कि जो डिजीज, जैसे आप जनरेशन वन से जनरेशन टू में जा रहे हो, थ्री में जा रहे हो, फोर में जा रहे हो, एक तो डिजीज की सिवेरिटी इंक्रीज हो रही थी। सिवेरिटी मतलब कि उसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो जनरेशन वन में भी वो डिजीज़ है, बट इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है। सेकंड जनरेशन में ज़्यादा सीवियर है, थर्ड जनरेशन में और ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। एक तो सिवेरिटी इंक्रीज होती जा रही थी, एंड सेकंड थिंग दे ऑब्जर्व दैट इज अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट। अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट, मान लो कोई डिजीज है, मान लो जनरेशन वन के अंदर फॉर एग्जांपल वो 40 ईयर्स की एज में आ रही थी। ठीक है, बट जनरेशन टू में वो 38 ईयर्स में आने लगी, जनरेशन थ्री में मान लो वो 35 ईयर्स में आने लगी, जनरेशन फोर में वो 30 ईयर्स में आने लगी। ठीक है, तो जेनेटिक एंटिसिपेशन वर्ड का बस यही मतलब है मेन तो, कि कुछ डिजीज के बारे में हमने क्या एक पैटर्न देखा। एक तो सिवेरिटी ऑफ डिजीज इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा, अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ऑब्वियसली फिर साइंटिस्ट ने दे ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है ना, तो उन्होंने फिर इसके पीछे रीजन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी। पढ़ा ये टॉपिक पहले। ठीक है, तो मेन तो यही है इस डिजीज के अंदर जो हमने पढ़ना है, बट विल सी कि साइंटिस्ट ने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो सिवेरिटी इंक्रीज होना और अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट। ठीक है, ये तो चलो हमने डेफिनेशन दे दी ना, बट व्हाट इज द रीजन, या इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है ऐसा होने का। ठीक है, तो देखो उसने क्या कहा, इंटरेस्ट इन स्टडिंग द जेनेटिक ऑनसेट ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन has intensified with the discovery of heritable disorders that exhibit a progressively earlier age of onset and increased severity of the disorder in each successive generation। एक तो अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट, एक तो डिजीज जल्दी आ रही थी, और इंक्रीज सिवेरिटी ऑफ डिसऑर्डर इन ईच सक्सेसिव जनरेशन। दिस फिनोमिना इज रेफर टू एज जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल उसने हमें यहां पर दिया है, माइटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडल्ट मस्कुलर डिस्ट्रोफी clearly illustrates genetic anticipation. Individuals affected with this autosomal dominant disorder exhibit extreme variation in the severity of symptoms। ठीक है, मतलब ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और वो कह रहा है बहुत ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ द सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स। वो कहता है जो माइल्डली अफेक्टेड थे, ठीक है, मतलब जिनको चलो थोड़ा बहुत अफेक्ट है, वो डेवलप करते थे कैटरैक्ट एज एडल्ट, बट हैव लिटिल और नो मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, जिनको देखो अब डिजीज तो है, मतलब आपने इतने सारे पेशेंट्स में देखा कि उनके अंदर डिजीज है, डिजीज का नाम यही है माइटोनिक डिस्ट्रोफी, बट सिवेरिटी अलग अलग थी, कि किसी में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, देर वॉज लिटिल और नो मस्कुलर वीकनेस, बट जो सिवियरली अफेक्टेड थे दे दे डेमोन्स्ट्रेट मोर एक्सटेंसिव वीकनेस एज वेल एज मायोटोनिया एंड इन सम केसेस मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इन इट्स मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म द डिजीज इज फेटल जस्ट आफ्टर बर्थ। एक तो आप कह रहे हो कि जो एडल्ट्स हैं या जो माइल्डली इफेक्टिव एडल्ट्स हैं उनके अंदर कोई आपको ज्यादा, आपको कोई उनके अंदर सिम्टम नहीं देखने को मिल रहे, और एक आप कह रहे हो कि एक्सट्रीम फॉर्म में तो डिजीज इज फेटल जस्ट आफ्टर बर्थ, मतलब ये डिजीज आपको आफ्टर बर्थ भी देखने को मिल सकती है और एडल्ट्स में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसका रीजन अभी हम देखेंगे साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट करा। ठीक है, तो जैसे एक डिजीज का नाम हमने कौन सा लिया, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी का ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें जेनेटिक एंटिसिपेशन बताता है। ठीक है, फिर यहां पर उसने बताया कि एक ग्रेट डील ऑफ एक्साइटमेंट वाज जनरेटेड इन 1989 व्हेन सीजे हॉलर एंड कोलीग्स confirmed the correlation of increased severity and earlier onset with successive generation of inheritance। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सिवेरिटी इंक्रीज होने का क्या, और सक्सेसिव जनरेशन में अर्लियर ऑनसेट होने का क्या रीजन है। ठीक है, द रिसर्चर्स हैव स्टडीड 61 parent child pairs
and 60 of the cases, age of onset was earlier and more severe in the child than his or her affected parent. एक तो डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना, तो ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक भी डोमिनेंट एलील आ गई तो उसमें डिजीज आ जाएगी. In 1992, an explanation was put forward to explain both the molecular cause of the mutation responsible for DM. DM यहाँ पर क्या है? Myotonic dystrophy and the basis of genetic anticipation in the disorder. ठीक है? As we will see, a 3 nucleotide DNA sequence of the DM gene is repeated a variable number of times and is unstable. ठीक है? अभी इसमें बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जनरली जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है एक्सपेंडिंग ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स. एक्सपेंडिंग ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स. जैसे एक ट्रिपलेट होता है, उसका एक नंबर है. अब बेसिकली क्या होता है कि उसका नंबर, जैसे हमने कहते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर वो जीन है तो इतना नंबर होना चाहिए. ठीक है? बट जितना ज्यादा वो रिपीट का नंबर होगा उतनी ज्यादा सिवेरिटी होगी. जैसे उसने कहा कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर 5 to 35 कॉपीज होते हैं इस सीक्वेंस की. ठीक है? जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही. जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, अब इसके अंदर कौन से सीक्वेंस की हम बात करें? CTG. ये एक ट्रिपलेट होता है. ठीक है? तो वो कह रहा है कि नॉर्मली जो DM वाली जीन है उसके अंदर CTG की कितनी कॉपीज होनी चाहिए? 5 to 30. ठीक है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव बिटवीन 80 एंड ग्रेटर देन 2500 कॉपीज. अब मतलब बात क्या हो रही है? अगर तो 35 तक कॉपीज है वो नॉर्मल है. अब जितना कॉपी नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सिवेरिटी डिजीज की इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है ना? अब जैसे आप कह रहे हो ना, क्योंकि ऐसे नहीं ना, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि एक ही टाइप का सिम्टम है. डिसऑर्डर है, बट आप कह रहे हो कि किसी के अंदर सिम्टम बहुत माइल्ड है, उसको कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ रहा. किसी के अंदर डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर है, और किसी के अंदर तो आप कह रहे हो कि जस्ट आफ्टर बर्थ इट कुड बी फेटल. तो मोर द नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिपलेट, उतना ज्यादा सिवेरिटी होगी. तो इसका मतलब क्या है ना, आफ्टर जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रिपलेट का नंबर कम था, सेकंड जनरेशन में वो ट्रिपलेट का नंबर ज्यादा हो गया, थर्ड जनरेशन में और ज्यादा हो गया, फोर्थ जनरेशन में और ज्यादा हो गया. तो जितना ट्रिपलेट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा उतनी ज्यादा सिवेरिटी डिजीज की बढ़ती जाएगी. ठीक है? सुना नहीं है कभी एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स? ये तो जेनेटिक्स में भी आता है. मतलब जेनेटिक्स में जब म्यूटेशंस भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी हम ये एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स. सो व्हाट मतलब वो क्या पूछ सकते हैं आपसे? जैसे हम अलग अलग, तो एक तो डिजीज का नाम पढ़ रहे हैं, दूसरा आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रिपलेट है. क्योंकि ट्रिपलेट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली बात करी CTG की. किसकी बात करी है? CTG. ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 2-3 डिजीज में आपको बता देता हूँ. जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, उसमें CGG होता है. ठीक है? अब वही है कि चलो ऐसे हर एक का आप नंबर तो नहीं याद रख सकते, बट एटलीस्ट आप ट्रिपलेट याद रखो पहले. फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले आप ट्रिपलेट याद रखो. जैसे फ्रेजाइल एक्स में CGG है, मायोटोनिक में कौन सा है? CTG है. ठीक है? ऐसे और भी बता रखे हैं. जैसे अब हंटिंगटन डिजीज कॉमन आपने सुनी होगी, इसमें CAG है. ठीक है? ऐसे और भी लिखे हुए हैं, स्पाइनल एंड बुल्बार मस्कुलर ट्रॉफी, स्पाइनोसेरिबुलर टैक्सिया. ठीक है? पहले आप ये तीन को अच्छे से याद रखो. ठीक है? और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये 5' UTR पे, ये 3' UTR पे, ये कोडिंग. जैसे कोई भी mRNA होता है तो उसमें हम क्या करते हैं ना, कि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टॉप कोड होना है, तो पहले वाला रीजन कौन सा होता है? 5' UTR. और बाद वाला कौन सा होता है? 3' UTR. दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन. अब हमें नहीं पता ना कि वो स्पेसिफिक ट्रिपलेट कहां पर है. आप ये देखो कि अनट्रांसलेटेड रीजन में ये कॉपी नंबर इंक्रीज हुआ है. ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं ना, इससे क्या हो सकता है कि जैसे वो बता रहा है कि ये CGG 5' UTR पे बढ़ने से जीन का फंक्शन ही लॉस हो गया. CGG 3' UTR पे इंक्रीज होने से mRNA की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी आपकी? उसमें चेंज आया mRNA की स्टेबिलिटी के अंदर. ठीक है? और फिर वो बता रहा है कि CAG में गेन. तो मतलब जो चेंज इन जीन फंक्शन है वो क्या आ गया? उसके अंदर कुछ गेन आ गया. ठीक है? मतलब मेन यहां पर क्या है कि जितनी भी ये डिजीज है, जब भी आप जेनेटिक एंटिसिपेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप बेसिकली दो बातें कर रहे हो. एक तो डिजीज की सिवेरिटी इंक्रीज हो रही है, और एक क्या हो रहा है आपका? अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट हो रहा है. तो उसके पीछे साइंटिस्ट ने रीजन यही दिया कि एक्सपेंडिंग ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स. ठीक है? और वो स्पेसिफिक रिपीट कहीं भी हो सकता है. ठीक है ना? वो आपका कहीं पर भी हो सकता है रिपीट. दैट में बी पार्ट ऑफ कोडिंग रीजन,
दैट मे बी पार्ट ऑफ द अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, तो फ्रेजाइल एक्स में सीजीजी होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में सीटीजी होता है, और हंटिंगटन के अंदर सीएजी होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखो ये वही लाइन बता रखी है, दोज with a greater number of repeats are more severely affected. The most remarkable observation was that in successive generations of DM individuals, जो साइज था रिपीटेड सेगमेंट का इंक्रीज कर रहा था, वही नाउ नो दैट द आरएनए transcribed from the mutant DM genes is the culprit in the disorder and alters the expression of still other genes. वो क्या करे कि जो आरएनए बन रहा है जीन से, वो कल्प्रिट है, और वो कह रहा है कि वो दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को भी ऑल्टर करता है। तो बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फ्रेजाइल एक्स मैंने आपको बताया, एक कैनेडी डिजीज होती है, एक आपका हंटिंगटन डिजीज है। ऑल्सो रिवील एन एसोसिएशन बिटवीन द साइज ऑफ द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल जीन एंड डिजीज सिवियरिटी। जितना नंबर ज्यादा होगा उतनी डिजीज की सिवियरिटी भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। आया समझ में ये? ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है, कभी नहीं सुना ये? हम्म, कभी नहीं आया, जेनेटिक्स में है। ठीक है, तो आप एग्जाम्स में देखोगे क्वेश्चन, तो देखो भाई ना, एग्जाम में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कि क्या आना है क्या नहीं आना है, आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, बट वही होता है कि इस पे क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब एक होता है ना बेसिक सा क्वेश्चन, वो सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है ट्रिपलेट। ठीक है ना, देखो भाई ना, डिटेल तो मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज की कितनी भी डिटेल हो सकती है, बट वो ये था पहले मुझे बेसिक पता हो। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन की बात करी है, व्हाट इज जेनेटिक एंटिसिपेशन। दूसरी हमने बात करी है कि हमें उसका रीजन, साइंटिस्ट ने उनका रीजन, उसका रीजन भी फाइंड आउट करा। उसके रीजन में उन्होंने बस यही देखा कि जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, कि नॉर्मल पर्सन के अंदर इतना नंबर होना चाहिए, और जिसके अंदर जीन म्यूटेटेड है उसके अंदर नंबर क्या आपका इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, तो ये होगा आपका जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको बेसिकली जो उन्होंने पूछना है वो रिपीट के बारे में पूछना है। ठीक है, और आपको सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सा ट्रिपलेट है, कौन सा ट्रिपलेट जो है वो रिपीट हो रहा है।